गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तैयारी। प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं तुम लोग? नहीं ना? मुझे तुम नालायकों पे पूरा भरोसा है। प्रैक्टिस किया करो, करो ना प्रैक्टिस। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, देखो फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना कि ये क्या करे वो क्या करे। चुपचाप जो एग्जाम देना है, जैसे कोई ना कोई एग्जाम देना है तो पढ़ने आए हो। अब CHSL तो कुछ नहीं करना, CHSL का 10 साल का पेपर निकालो और उसको लगाने की कोशिश करो। और मैं जो प्रैक्टिस कराता हूं सब प्रीवियस एग्जाम का ही क्वेश्चन होता है, तो एज इट इज मिलेगा। तुम लोग देखो क्या करते हो ना कि क्वेश्चन का जो आंसर मिला मिल गया, बात खत्म। रिसर्च करो कि चार ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस में क्यों ये आंसर हुआ, अगर ये तीसरा जो आंसर है गलत अगर है तो क्यों है, और क्या ऐसी अवस्था आएगी जिसमें इसको सही कर देंगे। तुम लोग एनालिसिस नहीं करते हो क्वेश्चन का, तो ये एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं है। जो ट्रेडिशन बना है ना पढ़ाई का, ऐसे पढ़ना है ऐसे करना है, उसी का प्रमाण है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं ईडियम एंड फ्रेज से। पहला वर्ड है रब सॉल्ट इनटू द वाउंड, यानी रब सॉल्ट इनटू द वाउंड का मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना। यानी हिंदी में तो कहते हैं कि जले पर नमक छिड़क देना। इसका मतलब होता है कि जैसे अब मान के चलो किसी को, मतलब कुछ भी सोच लो, किसी का नुकसान हो गया या फिर किसी का रिजल्ट नहीं हुआ, और जाके उसके घर पे, और भाई बताओ मिठाई उठाई कब खिला रहे हो, तो इसे ही कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। यानी मान के चलो पति पत्नी है, पत्नी झाड़ दी पति को, अब मुंह है लटका हुआ, भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दे। अब इसी को कहते हैं रब सॉल्ट इनटू द वाउंड। रब का मतलब रगड़ना, सॉल्ट का मतलब नमक, वाउंड का मतलब होता है घाव। यानी किसी का घाव लग गया, अब गया कि देखो ना घाव लग गया यहाँ पे, बोला अभी 2 मिनट में ठीक करता हूं, नमक लेके आए रगड़ दिए, अब उसका ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन जो पहले से जो चीज था वो और ज्यादा खराब बन गया। यानी जले पर नमक छिड़कने का मतलब ये है मेक समथिंग वर्स। यानी बैड से, मैंने बताया था ना कि बुरे के लिए इल होता है और बैड होता है, इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट। यानी बद से बदतर बना देना, कोई भी चीज को जले पर नमक छिड़कने का मतलब है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओल्ड हैंड। ओल्ड हैंड का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति। अब ऐसी मेरा कथन नहीं है ये खास करके आप जिसको आज डेवलप्ड कंट्री के नाम से जानते हो ना, अमेरिका या फिर बहुत ही सुपर पावर कंट्री जो है, उनका ये कहना है ओल्ड हैंड। ओल्ड हैंड का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन या फिर अनुभवी व्यक्ति। और उन्होंने, ब्रिटेन वालों ने एक तर्क दिया है, एक प्रोवर्ब्स कहा है, एज एंड एक्सपीरियंस कम्स टुगेदर, कि उम्र के साथ, एज के साथ एक्सपीरियंस आता है, नॉलेज आता है। ऐसा जरूरी नहीं है। ओल्ड हैंड का मतलब होता है, अब तो मानना पड़ेगा, ओल्ड हैंड का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति। यानी जैसे किसी नहीं कहते हैं कि ये हाथ जो है एक्सपीरियंस्ड है, यानी कि ये हाथ पुराना है, मतलब क्या है, एक्सपीरियंस्ड है ये यानी कि इससे बहुत सारा काम हुआ है। यानी सीधा कहना यह है कि ओल्ड हैंड का मतलब कहने का यह है कि जो पुराना खिलाड़ी है, जो पुराना खिलाड़ी हो गया या फिर जिसको काफी अनुभव रहा है, उसे ही कहते हैं ओल्ड। यानी ओल्ड हैंड, ओल्ड मतलब पुराना, हैंड हाथ। अब इसी में देखो घुमाने का टर्म क्या करेगा, ओल्ड का मतलब दिखा रहा है कि जो पुराना है, और न्यू हैंड कर दे तो नौसिखिया, यानी नौसिखिया है, जो नया नया सीखने वाला है उसे क्या कहते हैं, वो न्यू हैंड। और जो पुराना खिलाड़ी है जिसको एक्सपीरियंस है, ओल्ड हैंड। नेक्स्ट वर्ड है आपका एज हार्ड एज नेल। एज हार्ड एज नेल का मतलब होता है हृदयहीन, यानी इमोशनलेस, जिसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है। यानी कोई एक ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर कोई इमोशन है ही नहीं, तो एज हार्ड एज नेल। देखो हार्ड का मतलब कड़ा, नेल का मतलब होता है नाखून। यानी जैसे नाखून है, अब नाखून को काटोगे तो आपको चोट नहीं लगेगा, नहीं, अब दर्द तो होता नहीं है क्योंकि इसके अंदर इमोशन नहीं है। तो उसी से दिखा दिया कि जैसे
नाखून के पास इमोशन नहीं है, वैसे ही अगर किसी व्यक्ति का विचार ऐसा है कि कुछ भी कर दो उसके सामने, रो गिड़गिड़ा कुछ भी करो, कितना भी समझाओ समझता नहीं है, उसी को कहते हैं कि एज हार्ड एज नेल, यानी हृदयहीन है, इमोशन लेस है, इमोशन है ही नहीं, भावुक है ही नहीं। नेक्स्ट वर्ड है आपका गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड। तो गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है डांटना, स्कॉल्ड करना, चाइड करना, रिब्यूक कर देना, किसी को डांट लगा देना, रेप्रीमेंड कर देना, उसे कहते हैं गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड। ध्यान दो, गिव का मतलब देना, माइंड का मतलब हो गया दिमाग। अब जैसे कोई गलती कर दिया, अब गलती कर दिया है, अब उसको दिमाग दे रहा है, तुमको समझ में नहीं आता ऐसे करना नहीं चाहिए, इसको ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए, तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है, नहीं होता मेरे से पूछ लिए होते। अब ये क्या कर रहा है, उसे अपना दिमाग तो दे ही रहा है, लेकिन उसको एक टर्म कैसे यूज कर रहा है, डांटने के टर्म में। तो गिव समवन, किसी को देना, अ पीस ऑफ माइंड, दिमाग का एक टुकड़ा, यानी उसे डांट लगा देना। तो डांटना, स्कॉल करना, चाइड करना, रिव्यू करना, जो अब ऑप्शन देखना पड़ेगा, जब क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर ऑप्शन देखना पड़ेगा किस ऑप्शन में ये कहना चाहता है कि डांटने के लिए, तो वही होता है गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड। नेक्स्ट वर्ड है टू सी द लाइट। टू सी द लाइट का मतलब होता है जन्म लेना, यानी कोई किसी का जन्म हो जाना, किसी का जन्म ले लेना, उसे ही कहते हैं टू सी द लाइट। सी का मतलब देखना, लाइट का मतलब प्रकाश। अब जैसे कोई प्रकाश देख लिया, प्रकाश देखने का मतलब क्या है, जन्म ले लिया। जैसे मुर्गा होता है, जैसे जैसे रात होती जाती है उसको दिखता नहीं है, नहीं ना, तो दिखता उसको नहीं है तो उसको लगता है कि अब मैं मर गया। अब जैसे जैसे अब दिन आएगा और सुबह जैसे होगा, तो अब उसको, ऐसे हम लोग को तो पता है कि हाँ सुबह होना है, फिर शाम होना है, फिर सुबह होना है, अब उसको ये पता नहीं है। अब जैसे सुबह होगा और थोड़ी सी रोशनी दिखेगा तो चिल्लाना शुरू। तो यानी जब भी, यानी ये दिखाता है कि जब भी वो लाइट देखा तो उसे लगता है कि मेरा जन्म हो गया। तो सी द लाइट का मतलब क्या हो जाएगा, जन्म लेना। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लोज एट हैंड। क्लोज एट हैंड का मतलब होता है बहुत नजदीक, वेरी नियर, यानी बहुत ही पास, नजदीक। एट ए स्टोन्स थ्रो, एट्स एन आर्म्स लेंथ, यानी इन सबका मतलब होता है कि बहुत नजदीक है, बहुत पास है। तो क्लोज का मतलब बंद, क्लोज का मतलब एक नजदीक भी होता है, नहीं कहते क्लोज फ्रेंड, तो ये एक ऐसा फ्रेंड थोड़ी जो दरवाजे में बंद करके चले आए हो। क्लोज का मतलब है कि आपका घनिष्ठ मित्र है, क्लोज फ्रेंड दिखाना, यानी क्लोज का मतलब कहीं ना कहीं नजदीक है। कितना नजदीक, एट हैंड, यानी हाथ भर की दूरी है, तो उसी को कहते हैं क्लोज एट हैंड का मतलब क्या हो गया, जब बहुत नजदीक हो, वेरी नियर है। नेक्स्ट वर्ड है बैग ऑफ बोन्स। बैग ऑफ बोन्स का मतलब होता है बहुत पतला, बहुत ही दुबला पतला, उसे ही कहते हैं बैग ऑफ बोन्स। देखो बैग का मतलब झोला, बोन्स का मतलब हड्डियां। से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मतलब उसका कंकाल ऐसा है, संरचना ऐसा है, तो सारे हड्डी को फोल्ड कर दोगे तो एक बैग में छोटा सा आ जाएगा। तो छोटे से बैग में जो आ जाए, यानी कि बैग का ये पूरा क्या, हड्डियों का एक बैग है, बैग ऑफ बोन्स, यानी जैसा एक बैग है उसके अंदर सिर्फ हड्डी ही हड्डी है। देखो बैग का मतलब ये कहना चाहता है, बैग का मतलब एक शरीर को दिखा दिया, और बोन्स का मतलब हड्डी, यानी एक ऐसा शरीर जिसमें हड्डी ही हड्डी हो, तो क्या होगा, बहुत दुबला पतला। तो बैग ऑफ बोन्स का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत पतला, यानी वेरी थीन, उसे कहते हैं बैग ऑफ बोन्स। नेक्स्ट वर्ड है आई फॉर एन आई। आई फॉर एन आई का मतलब होता है जैसे को तैसा। जैसे को तैसा का मतलब है आंख के बदले आंख, जैसे कोई नहीं है खून के बदले खून। तो यही चीज दिखाता है कि जैसा किया वैसा। अब देखो मैंने कहा आई फॉर एन आई, यानी किसी ने आंख फोड़ दिया तो उसका भी आंख फोड़ दो, यही कहना चाहता है ना ये, यानी जैसा उसने किया ठीक वैसे। जैसे टीट फॉर टैट सुना होगा, लिखा है ना, इसका सिनोनिम है ये, एग्जाम में पूछता है ये और ऑप्शन में देगा टीट फॉर टैट। या फिर अब देखो यहां से सिर्फ एक आपने मीनिंग देखा आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख। अब मैं कहना चाहता हूं हाथ के बदले हाथ, तो हैंड फॉर अ हैंड। मैंने कहा पैर के बदले पैर, मैंने बोला सर के बदले सर। अब जो भी बोल रहे हो क्या इसका मीनिंग इससे अलग होगा? तो ये आपके एग्जाम, ये नहीं कि यहां पढ़ लिया आई फॉर एन आई और एग्जाम में मिल गया लेग फॉर अ लेग, पैर के बदले पैर, हेड फॉर अ हेड, तो बोलो ये तो सर पढ़ाए ही नहीं थे। सबका सेंस चलता है और सेंस ये कह रहा है कि अगर तुमने आंख फोड़ा तो मैं भी तुम्हारा आंख फोड़ दूंगा, यानी ये कहना चाहता है कि जैसा करोगे मैं भी वैसा करूंगा। टीट फॉर टैट, तो वही होता है आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा। नेक्स्ट वर्ड है फॉल इनटू लाइन। फॉल इनटू लाइन का मतलब होता है अनुशासित हो जाना,
यानी बिकम ऑर्डरली, ऑर्डर के यानी क्रम के, जैसे क्रम होता है उस प्रकार बन जाना, उसे कहते हैं फॉल इनटू लाइन। आपने देखा होगा, खास करके नहीं होता है, जैसे काउंटर चलते हैं, जैसे टिकट काउंटर हो गया, बैंक का काउंटर हो गया, कहीं पर भी। अब यहां पर ऐसे होता है, अब यहां लंबी लाइन कतार लगी हुई है, होता है ऐसा। अब चुपके से कोई इधर जाएगा जरा टिकट देना, नहीं होता है, यहां भी है, यहां भी। अब जो भी हो, आपने क्या किया कि यहां एक लाइन लगी हुई थी, लाइन को चीरते हुए सीधे इधर गए, अब बोले कि पटना का एक टिकट देना। अब वो देख रहा है कि लाइन इतनी लंबी, ये साइड से कैसे आ रहा है, अब तो छोड़ेंगे तब तो ये पहले बोलेगा, पहले इधर कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, यही शुरू कर देंगे। लेकिन जब ये देख लिया तो ये बोलेगा फॉल इनटू लाइन, यानी जहां जो लाइन है उसी में चले जाओ, उसी में फिट हो जाओ। तो फिट इनटू द लाइन, फॉल इनटू द लाइन, यानी बी इनटू द लाइन, इन सब का मतलब होता है ऑर्डर में हो जाना, किसी क्रम में हो जाना। फॉल का मतलब गिरना, और लाइन यानी लाइन में गिर जाओ, लाइन में चले जाओ। तो लाइन में चले जाने का मतलब क्या है, ऑर्डर हो, ऑर्डर में आ जाना, अनुशासित हो जाना, डिसिप्लिन में आ जाना, रूटीन में आ जाना, बहुत सारी चीजों से मीनिंग आएगा। अब जब ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्वेश्चन किस प्रकार से इसका ऑप्शन बना सकता है। अब जरूरी तो है नहीं कि अनुशासित किया, ऑर्डर किया तो सिर्फ ऑर्डर के टर्म में यूज करेगा, अब क्वेश्चन में यूज कर देगा इसको, कि उसके बाप उसको डांट रहे थे कि फॉल इनटू लाइन, कि अनुशासन में रहा करो, अपने पढ़ाई को हमेशा फॉल इनटू लाइन में रखो, यानी क्या है, ऑर्डर में रखो, कंटिन्यूटी को दिखाता है। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है आपका रॉन्ग साइड ऑफ 50। रॉन्ग साइड ऑफ 50 का मतलब सुनो, यहां पर है 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग। अब देखो ध्यान से, मान के चलो कि यहां पर है 1 से लेके 49 साल तक, और दूसरा है 50 से लेके 100 साल तक। अब इसके अंदर सारे वो लोग आएंगे जो 50 तक नहीं है ना। यहां 1 से लेके 49 का मतलब क्या है, जो 50 नहीं है। जैसे कोई ऐसा फॉर्म आ गया जो ये कहता हो कि जो 50 साल के होंगे वही इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ये डालेंगे। तो ये कहना चाहता है कि रॉन्ग साइड ऑफ 50, यानी 50 जो है, या फिर यहां पर ही 50 मान लो, 1 से लेके 50 तक, और यहां 51 कर लो। मैंने कहा 1 से लेके 50, 50 से लेके 51। अब देखो ये है 50, 50 का रॉन्ग साइड कौन है ना, यानी रॉन्ग का मतलब उल्टा साइड। अब जैसे एक लाइन लगी है 1 से 50 तक, और दूसरी लाइन उसके बगल में लगी है 51 से लेकर 100 तक, तो क्या बोलेगा कि मुझे जाना है 51 से 100 तक, तो बोलेगा जो 50 की लाइन है उसके अपोजिट साइड में। तो रॉन्ग साइड ऑफ 50 का मतलब हो गया कि 50 साल से अधिक उम्र के लोग। अब देखो क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, मैंने कहा रॉन्ग साइड ऑफ 50 का मतलब हो गया 50 साल से उम्र के लोग, मैं कर दो रॉन्ग साइड ऑफ 40, 40 साल से ऊपर के लोग। मैंने कहा रॉन्ग साइड ऑफ 60, रॉन्ग साइड ऑफ 70, रॉन्ग साइड ऑफ 20। अब इसी को यूज करता है, जैसे कोई फॉर्म आया और ये फॉर्म 20 साल के उम्र के लोगों का है, तो उसमें कर दो, अगर कोई बोलना चाहे, लिखना चाहे तो लिख जाएगा दिस इज ओनली एलिजिबल फॉर रॉन्ग साइड ऑफ 20। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉर्म है 20 साल से ऊपर के लोगों का है। तो एक वर्ड आपने क्या देखा, रॉन्ग साइड ऑफ 50, लेकिन जरूरी तो है नहीं कि एग्जाम में 50 दे, लेकिन जो भी देगा उसका मीनिंग आपको आता है। यहां पर अगर 10 रख दे तो 10 साल से ऊपर, 20 कर दे 20 साल से ऊपर, 30 कर दे 30 साल से, 40 कर दे 40 साल से, 50 किया है तो 50 साल से अधिक, 60 कर देता तो 60 साल से अधिक। अब एक के साथ आपने 10 सीख लिया, क्योंकि अगर 100 भी करे, 200 भी करे, तो सबका मतलब क्या है अपने आप में, उससे ज्यादा उम्र के लोग। जैसे कोई ऐसा जगह हो जहां पर 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग पाए जाते हैं, तो लिख देगा रॉन्ग साइड ऑफ 100, तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग, या कुछ भी जैसे यूज कर रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, यहां पर है रब सॉल्ट इनटू वाउंड, जले पर नमक छिड़कना, ओल्ड हैंड, एज हार्ड एज नेल, गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड, डांटना जैसे दिमाग का टुकड़ा देना, क्लोज एट हैंड, बैग ऑफ बोन्स,
आई फॉर एन आई, हैंड फॉर अ हैंड। अब मैंने कहा हेड कर दिया, हेड फॉर अ हेड, तो सबका मतलब वही है, जैसा का तैसा। फॉल इनटू लाइन, रॉन्ग साइड ऑफ 50, रॉन्ग साइड ऑफ 40, सबका मतलब क्लियर है। यानी इसमें से कोई डाउट है किसी को? अब यहां से आपको सारे सब धीरे धीरे दिखना, समझ में आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा आपकी मजबूती आती चली जाएगी। सर आप बहुत क्यूट लगते हैं, इसको ब्लॉक कर दो, मेरे साथ मजाक कर रहा है। मुझे मजाक पसंद नहीं है। चलो ध्यान दो, अब सुनो, यहां से आपको देखो, एक बात बताओ, कुछ तो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना चीजों को सीखते हुए। देखो जब आदमी चीज सीखता है तो सीखने के साथ उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस का मतलब कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता जाता है। और अब से क्या हुआ है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो, इसमें से कितने लोग हैं जो बीपीएससी या यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं? कोई नहीं है, 4-5 लोग हैं। आप लोग एग्जाम में सीसेट आता है, याद है कुछ? मैं एक वाक्य बताता हूं, मेरे खुद के दोस्त के साथ ऐसा हुआ है। मेरा जो दोस्त है उसने एग्जाम दिया, और जो यूपीएससी का एग्जाम था 94 कट ऑफ जाती है प्रीलियम की, 94 तक गई थी जब वो एग्जाम दिया था। उसका नंबर था 138 नंबर। उसका एग्जाम प्री क्वालिफाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सीसेट नहीं निकल पाया। जब तक आपका सीसेट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वालिफाई नहीं करे जाओगे। सीसेट की कॉपी चेक होती है सबसे पहले, उसके बाद नंबर देने के लिए होता है, लेकिन सीसेट क्वालिफाई नहीं, बाहर चले जाओ। अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब होती है सीसेट में। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं सर हम इसको बिना पढ़े दे देंगे, जीएस पढ़ने से यूपीएससी निकल जाएगा, तो बहुत बड़े गलत फहमी में जी रहे हो आप लोग। यानी आपको हर सब्जेक्ट के साथ बनना है। यूपीएससी एक ऐसी दुनिया है जिसमें आपको सारा ज्ञान चाहिए, अगर नहीं है तो भूल जाओ। सबसे बड़ी नौकरी है, एक जिले को संभालना, एक जिले को चलाना कोई नॉर्मल बात है ना। और दूसरी चीज मैं तो ये देख रहा हूं कि जैसे बहुत से लोग कई बार आए दिन सवाल उठते रहते हैं इंग्लिश को लेके। इंग्लिश का होना बेहद जरूरी है। कल को आपको किसी इंटेलेक्चुअल के सामने बिठा दिया जाए, कल को आपको भेज दिया जाए फॉरेन में कि जाओ देश के बिहाफ पे बात करो, तो जाके वहां भोजपुरी बोलोगे हैं? हिंदी बोलेंगे? उसको हिंदी आएगा तब तो इंग्लिश, हर चीज का। दूसरा, अभी एक साल पेपर हुआ था एक बार, उसमें एक क्वेश्चन में गलती किया था कि हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और। कोई ऐसा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और कोई आंदोलन था, और उसमें लिख दिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। मतलब दोनों के अलग अलग मतलब है। और उसमें क्या है कि यूपीएससी ने कोई एग्जाम हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंक हो, सभी लोग इंग्लिश को ही मानते हैं, इंग्लिश को ही प्राथमिकता देते हैं। तो अगर ये सोच रहे हो कि नहीं सर इसके बिना हमारा कल्याण हो जाएगा, बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही रही है, अंग्रेजी को इतना बढ़ावा दिया ही नहीं, जिसकी वजह से लोग उतना सोच ही नहीं पाए कि अंग्रेजी में कैसे करें। आज भी हमारे बिहार के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपना नाम तक नहीं लिखना और पढ़ना आता है, और इसे ही लिटरेट कहा जाता है। यानी जो अपना नाम लिख ले और पढ़ ले, लिटरेट है वो, और फिर भी बिहार के लिटरेसी रेट डाउन। यानी अपना नाम शुद्ध शुद्ध लिख पाना और लिख लेना और पढ़ लेना, इसी को लिटरेसी कहा जाता है, लिटरेट कहा जाता है, और लोग पढ़ नहीं पाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन दिखाता हूं सीधे, यहां पर है ही सेड टू मी व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो। 5 सेकंड ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन को बनाने में, तुरंत ध्यान दो। आगे बढ़े। किसने इसमें नए लड़के हैं, जरा हाथ उठाना। नए कितने लोग हैं? तो कहां कहां चले आते हो? इसके पहले कहां थे? अब फिर पता है लेट से आएगा, और लेट से आके कहता है ना कि सर काश कि आप हमें पहले मिल गए होते। तो काश जो है, काश कल्पनाओं कहते हैं। कल्पनाओं की दुनिया में काहे जीते हो? चलिए कोई बात नहीं, बहुत जल्द आ रहा है फाउंडेशन बैच 2, जिसमें इससे बेहतर तरीके से, यानी बेहतर का मतलब है कि इससे और नेक्स्ट लेवल पर हम बात करेंगे, और उसमें हम सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बहुत जल्द आ जाएगा। पहले अभी
बहुत जल्द आ जाएगा, बस डेट डेट कैसे डिसाइड कर दे। हाँ, न्यू ईयर में ही आएगा, जनवरी में ही लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि देखो ये जो है इसमें अब देख रहे हो प्रैक्टिस करा रहा हूं जबरदस्त। अब इसमें प्रैक्टिस चलेगा, इसको खींचूंगा बढ़िया से, क्योंकि कहते हैं कि हीरे की जो चमक होती है वो आखिरी चोट बनाती है। तुम लोग को जो तैयार करना है तैयार कर दिया हूं, लेकिन अब चोट देना बाकी है कि आप उस क्वेश्चन को जब देखो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपके दिमाग में आइडिया लग गया कि इज है और वहां पास्ट है तो वॉज होगा, तो इज गया, वॉज होगा, विल। अब देखो दो पे आ गए ना, अब दो आ गए, टुमारो का टुमारो नहीं, फॉलोइंग डे होता है ऑप्शन सी। यानी एक तो सोचने का तरीका बना, और कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस होता है वो आदमी को परफेक्ट बनाता है, और बिना प्रैक्टिस के कहां एग्जाम। आगे बढ़ो, देखो कह रहा है द गवर्नमेंट हैज वार्न्ड द ट्रेडर्स नॉट टू अनियंस। अब ग्रॉस, होल्ड, कंबाइन, बल्क। देखो द गवर्नमेंट हैज वार्न्ड, वार्न का मतलब होता है चेताना, चेतावनी देना। द ट्रेडर्स जो होते हैं, ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है, व्यापारी। नॉट टू ओनियंस, यानी कहता है ये कि गवर्नमेंट ने चेताया है उन ट्रेडर्स को कि ना करे क्या, ऑनियन का बल्क, कंबाइन, होल्ड, ग्रॉस। देखो ग्रॉस तो एक यूनिट को दिखाता है कि यूनिट में ना रखना। बल्क का मतलब होता है भंडार करना। कंबाइन का मतलब होता है कि दो चीज को मिक्स कर देना। अब बच गए ये और ये। देखो बल्क एक दिखाता है, यानी बल्क अपने आप में एक क्वांटिटी को दिखाता है कि बल्क में है ये। और होल्ड का मतलब होता है जमा करना। नॉट टू, अब नॉट टू के बाद वर्ब चाहिए जमा करना, तो होल्ड ऑनियंस। जैसे अभी किसान वाला जो बिल आया था पिछली बार, तो उसमें यह चीज दिया नहीं गया था कि किसान चाहे तो अपने द्वारा उगाए गए अनाज को अपने साथ जमा कर सकते हैं, था ना वो। लेकिन उसके पहले क्या था कि नहीं कर सकते। तो उसी पर एक क्वेश्चन बना दिया कि सरकार ने चेताया है कि जितने भी व्यापारी लोग हैं वो ऑनियंस को क्या करे, अपने पास जमा ना करे। होड़ का मतलब होता है जमा करना, और इसीलिए कहते हैं कि पैसे कमाने की होड़ मची है, बोलते हैं ना होड़ मची है, यही है वो। जो बहुत से ऐसी चीजें हैं कि लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। जैसे गांव में जाओगे ना, किसी से पूछोगे कि ये जगह कहां है, तो बोलेगा नियरे है, नहीं बोलता है। अब नियरे का मतलब होता है नियर, अब नियर को बना दिया नियरे है, यानी पास में है। लाइट वगैरह जब क्या होता है ना कि उसकी रोशनी कम होती है, तो उस रोशनी को क्या करता है ना, बोलता है डीम है, नहीं कहता है डीम है। डीम का मतलब होता है धुंधला, जो धुंधला हो उसे डीम कहते हैं। ऐसे ही पैसे कमाने की होड़ मची है, तो होड़ मची नहीं है, होड़ मतलब होता है जमा करना, किसी भी चीज का एक बल्क क्वांटिटी में, एक बड़े क्वांटिटी में रखना। मोरल दैट गवर्न्स वंस बिहेवियर, यानी जो किसी के पर्सनल बिहेवियर को क्या करता है, गवर्न करता है। मोरालिटी क्या, साइकोलॉजी, एटीट्यूड, इंट्यूशन, नैतिक चीज है। देखो मोरालिटी को डिनोट करने का काम करता है। इसे नहीं कहते, लोग कहते हैं मेरा एथिक्स कहीं नहीं कहता, मेरा एथिक्स है। एथिक्स एक सब्जेक्ट भी होगा, जैसे यूपीएससी में एथिक्स के बारे में पढ़ोगे, किस प्रकार की मोरालिटी होती है लोगों की। मोराल मेरा गिर गया है, मोरालिटी डाउन है, तो इसे एथिक्स कहते हैं। देखो इंट्यूशन का मतलब होता है, जैसे नहीं कभी कभी अंदर से आवाज आता है, कि अंदर से आवाज आने का मतलब यह है कि जैसे कुछ भी हो तो ये ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, तो अंदर से इंट्यूशन आ रहा है, इंट्यूशन आए चाहे ना आए, सीधा ये आता है कि जीतेंगे तो हम ही। लेकिन जब अंदर से आवाज आए, जैसे कि 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी, अब यहां पर ए ऑप्शन काट दिए, बी ऑप्शन काट गए, सी या डी होगा। अब अंदर से आवाज आ रहा है कि ऑप्शन नंबर डी है, उसे इंट्यूशन कहते हैं। इन मतलब अंदर, जो अंदर से इंट्यूशन आ जाए। साइकोलॉजी का मतलब होता है कि ब्रेन से संबंधित, हाँ मनोविज्ञान। तो लॉजी का मतलब तो स्टडी होता है, तो साइको मतलब ब्रेन, तो ब्रेन की स्टडी करने को साइकोलॉजी। एटीट्यूड तो पता ही है, माई लाइफ माई स्टाइल, वही एटीट्यूड कहलाता है। अब देखो सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। जरा गौर से देखना, गौर से देखना। ये ए में कितने लोग हैं, बी में और सी में और डी में, बाकी लोग किस में हो? अरे सरस्वती कॉलेज नाम है, सिंगुलर है, हैज लगा है, हैज हैव हैड हो तो V3 होता है, V3 है। इट्स
खुद का, कॉलेज की बात कर रहा है। रेपुटेशन एज, जो जैसा कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज होगा। कहीं भी याद रखना, देखो वन का मतलब होता है कि वन ऑफ द बेस्ट, यानी कोई भी चीज बहुतों में से एक, यानी ऑफ द का कॉन्सेप्ट कहता है कि बहुतों में से एक। अगर यहां पर कर दूं मैं टू ऑफ द, अब बताओ स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स, एस को अस बोलते हैं। एक देख रहा था ऐसे वीडियो था, स्टेशन मास्टर की स्पेलिंग ए एस से लिखा था। कोई था ऐसे, नहीं आते हैं सर के पास कि मैं बन गया, तो लिखा था स्टेशन मास्टर बना, खान सर का विद्यार्थी, और लिखा स्पेलिंग लिखा है ए एस। उसको मैं मैसेज किया कि तुम मेरा फाउंडेशन बैच पढ़ लो। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, यानी यह कहना चाहता है कि बहुत से कॉलेजेस हैं, जैसे हमारे भारत में या फिर कहीं भी किसी जगह पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जिन बहुत सारे कॉलेजों में से एक क्या है, सरस्वती कॉलेज। तो यही याद रखना, ऑफ द कॉन्सेप्ट कहता है कि इसके बाद आने वाला जो भी नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड की फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त हैं और दोस्तों में से एक, तो बहुत सारे दोस्तों में से एक, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। इसी बार की बात कर रहा हूं कि 2022 एनडीए सेकंड पेपर जो हुआ, उस एनडीए का जो सेकंड पेपर था, 10 आते हैं कॉमन एरर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे थे। मैं आप लोग कराया भी था, क्वेश्चन लेके आया था। सीडीएस में इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। सीजीएल में आप लोग बैठोगे, इससे जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को समझ ही में नहीं आता है। यहां पर दूसरा क्या करता है कि जैसे देखो मैंने कहा वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, अब कॉलेज लिखा है तो कॉलेज नहीं कॉलेजेस होगा। अब यहां पर कर देगा कॉलेजेस को देख के आर। अब लड़का सोचता है कॉलेजेस के साथ आर लगा है, कॉलेजेस के लिए आर लगेगा, लेकिन खेल यहां खेल दिया, ऑफ के बाद ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है वन, तो इसीलिए इज होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल से बताया था आप लोग को, हर जगह यूज होता है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है इंसल्ट करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी को बुरा भला बोल देना, सुना देना। कॉम्प्लीमेंट्री, इंसल्टिंग। क्या पूछा है, देखिए यही होता है। अब इसी चीज को देखो, मैं बोल रहा हूं ना कि अच्छे अच्छे लोग गलती करते हैं, और ये जानबूझे गलती नहीं होती है, कोई जानबूझे गलती करेगा भी नहीं। पूछा है क्या, एंटोनिम, और सबसे ज्यादा अलर्ट रहना है एंटोनिम पे, यही करते हैं। डेरोगेटरी का मतलब होता है इंसल्टिंग, सीधा आंसर चाप दिया ना। क्या होगा, यानी किसी की निंदा करना, तो निंदा करने का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट देना। कॉम्प्लीमेंट्री क्या कह दिया, यानी किसी को अच्छा नहीं कहते। कहीं जाओगे कहीं किसी जगह पर तो बोलेगा सर ये मेरी इसकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ये। नेक्स्ट देखो, अब देखो बहुत बढ़िया सवाल, पीक्यूआरएस का 5 से 10 सेकंड के अंदर बनना चाहिए, बनाओ। कोशिश करो जितना जल्दी से जल्दी बना सको। हम सोच लो क्या बनना है। चलो आओ देखते हैं। अब देखो, अब सुनो ध्यान से, यहां पर कह रहा है कि दिस इज बिकॉज ऑफ, इसे सेंटेंस तो शुरू होगा नहीं, सीधे दिखा 10 से होगा नहीं। इट हैज नो, सेंटेंस शुरू होगा चिल्ड्रन से। ऑप्शन में कहा है, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा। बी और ए तो निकाल दिए ना, बी और ए को समाप्त कर दिया, बच गया सी या तो डी। अब देखो दिस इज बिकॉज, अब सेंटेंस शुरू होगा कि चिल्ड्रेन यानी बच्चे एज वेल एज टीन एजर्स आर टेम्पटेड टॉवर्ड्स जंक फूड, जंक फूड की बात कर रहा है। और इसी जंक फूड के लिए क्या आता है, दिस इज बिकॉज, यानी सी के बाद ए आएगा, इसीलिए सी गया, डी होगा। अब जो सी आंसर देते कैसे तुम लोग जोड़ रहे थे, सी के बाद डी, सी के बाद डी कहां से आएगा, इट इज नो, इट हैज नो और नेग्लिजिबल न्यूट। पहले तो बताओ किसके बारे में, न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं है। धीरे धीरे देखो ये चीज पता है कब कैसे आता है, ये प्रैक्टिस से। अब इसकी प्रैक्टिस करोगे, अब तो इतना तो पता चल गया ना कि ऑप्शन या तो सी होगा या डी होगा। दो को तो कत्लेआम मचा दिए, दो को हटा दिए, बच गया तो सी या तो डी। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस अब और आए करोगे तो आपस में पेयर बनना शुरू। आजा, हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश, जल्दी से बनाओ। सी नंबर, क्या बात।
अब देखो यहां पर है टॉट, टॉट है V2 और V2 के साथ वॉज वर लगता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो बिना सोचे ऑप्शन सी। कोई दिक्कत है किसी को? यानी V2 है तो V2 पास्ट का, अगले टेंस का लेंगे, यानी अगले जो टेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो एक्सिलरी वर्ब उठा लिए, वॉज वर होता है और इसीलिए वॉज लगेगा, वॉज किसी में नहीं था। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन, होगा, हैड लगा है, हैड के बाद V3 आता है, बिगन, यानी यहां लगा है ऑलरेडी बिगन, तो ये नहीं होना, तो बिगन काट दो। अब व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल, जब मैं पहुंचा द मूवी हैड ऑलरेडी, तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, आई एम बिलीविंग यू, बिलीव का बिलीविंग नहीं होता, तो क्या होगा? आई बिलीव यू, आई बिलीव इन यू, आई बिलीव यू, आई नोइंग यू कि नो यू, नो यू। एक सीट था, सीट में लिखा था कि मैं 2 दिन से जान रहा हूं, मैं 2 दिन से जान रहा हूं, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई हैव नोइंग यू, आई हैव नोन यू फॉर 2 days। बताया नहीं था, तो चेहरे पे इतनी उदासी क्यों छा जाती है जब बताता हूं तो? अरे हैव बीन नोइंग नहीं होगा, क्योंकि नो का नोइंग नहीं होता है, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट जहां जहां होता है वहां पे। अब परफेक्ट 2 जगह होता है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जहां जहां परफेक्ट लगा दोगे वहां पर सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, फ्रेंडशिप, ध्यान देना, ये आदत बना लो, अभी से ये चीजें करने की आदत बनाओ कि पहले देखो, फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती, सिनोनिम है ये क्या? स्लेवरी, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, एरोगेंस का मतलब घमंड, एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी किसी से। नेक्स्ट देखो, दे ऑफर्ड मी अ चेयर, जल्दी बनाओ, इसमें ये वाला, अरे ऑफर्ड है V2, तो या तो ये वाला या तो ये वाला, ये गया ये गया। अब देखो बीइंग कहां से आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में तो और तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तुम तूफान मचा दोगे। और देखो, अब बेड ऑफ रोजेस, अब बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है, पहले सुनो, ध्यान से सुनना, 1 मिनट। देखो ईडियम सामने आया है, ईडियम करने का तरीका बताता हूं। लिखा है अब बेड ऑफ रोजेस, यानी एक ऐसा बेड जो गुलाबों का बिस्तर हो। अब देखो कौन सा इसमें आंसर नहीं होगा, पहले ये सोचो। यानी रोज क्या है? एक फ्लावर है, फ्लावर काट दो। अब परफ्यूम है, परफ्यूम काट दो। अब 2 ऑप्शन देखो, उससे है ही नहीं, कोई भी इससे परटेनिंग है नहीं। एक बात बताओ, 2 ऑप्शन को गलत काट दिए तो 50-50 खेल सकते हो। अब अ डिफिकल्ट पाथ है, एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन। अब लगाओगे कि अब रोज अपने आप में एक अच्छा सेंस देता है या नेगेटिव सेंस देता है। अब नेगेटिव तो नहीं देगा। एक इडियम आता है, अब बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों का बिस्तर, अपने आप में नेगेटिव है ये, तो नेगेटिव जब नहीं देगा तो नेगेटिव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको इसका मतलब ना पता हो, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आया हुआ 2022 का पेपर करा रहा हूं, सीजीएल का पूछा सवाल है सब। अब इसीलिए ऐसे दिखा रहा हूं क्योंकि देखो मेरा एक मानना यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन के साथ बने रहो, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि वो चीज पढ़ो जो एज इट इज एग्जाम में पूछ दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, वन हु लव्स हिज कंट्री, देखो यहां पर है कॉन्स्पिरेसी, सुने हो ना, षड्यंत्र, तो कॉन्स्पिरेटर है ये, कॉन्स्पिरेसी करने वाला। ट्रेटर का मतलब होता है तानाशाह, डिक्टेटर सुना होगा, वही है ट्रेटर। कोलैबोरेटर का मतलब होता है कि साठ गांठ करना, कोलैबोरेट नहीं, कंपनी का कोलैबोरेशन हो जाता है, जैसे हीरो ने होंडा के साथ कर लिया, मारुति ने सुजुकी के साथ कर लिया, तो यही कहते हैं कोलैबोरेशन हो गया। देखो एक शब्द है ये पैट्री, देखो पैट्रियट क्यों कहा जाता है, देशभक्त, लेकिन पैट्री तो पिता के लिए आता है, पैट्री तो पिता के लिए आता है। जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी, हर्यक वंश को पैट्रिसाइड डायनेस्टी कहते हैं,
पितृहंता वंश कहा जाता है। तो पैट्री का मतलब होता है पिता। तो पहले के लोग ये मानते थे कि औरत का मतलब कुछ नहीं सुने हो कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी। अभी ऐसे ऐसे लोगों ने कथन दिया है जो मिले मार्केट में, तो फिर अब क्या ही हो जाए। लेकिन पैट्री का मतलब होता है पिता, और जो अपने पिता से प्यार करता है वो ये कहना चाहता है कि उसके एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले जितने भी, अब तो देश तो था नहीं, पहले तो राजा हुआ करता था, उसका एक क्षेत्र हुआ करता था, और वो अपने, जैसे कहते थे कि पहले जो कोई अपने राजा को बचा लिया तो देश बचा लिया। अगर राजा मारे गए तो इसका मतलब है कि अब फिर जो हराया है अब उसके कंट्रोल में आ गया सब। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मार दिया, फिरोज शाह खिलजी को। एक बात बताओ कि पूरे के पूरे राज्य को तो नहीं मारा, लेकिन जैसे उसको मारा, खिलजी वंश का अगला संस्थापक वही है, बना ना। बाबर की सेना इतनी शक्तिशाली, सोचो कि उसके मतलब पूर्वजों से मिला है हुमायूं को। हुमायूं के पास इतना सब पावरफुल कि चंदेरी जैसी लड़ाई को ऐसे तलवार में उड़ाते हुए जीत के निकल के चले आए, और ऐसे लोग को मिला हुमायूं, और शेर शाह सूरी ने सिर्फ हुमायूं को मारा, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा मुगल सल्तनत अपने पास रख लिया। यानी कि उस समय, अब देखो कहीं भी मैं माता का जिक्र कर रहा हूं इसमें, यानी पिता को बचाना अपने देश को बचाने के बराबर था। कहते थे कि मां बाप के समान हुआ करते थे, इसीलिए इस शब्द को बना दिया गया कि पैट्रियट का मतलब होता है कि जो अपने पिता से प्यार करे वो एक सच्चा देशभक्त है। लेकिन अब ये मीनिंग चेंज हो जाएगा। पैट्रियट का मतलब भले ही कुछ हो, लेकिन देशभक्ति जो है, देश से प्यार करना, ये पैट्रियट नहीं कहलाता है। आगे बढ़ो। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? जो महंगा हो। माइल्ड, जेंटल, सॉबर, डियर। अब देखो कोई नहीं है, अब यहां पर मजबूरी में इसको ऑप्शन जो करना होगा। देखो सॉबर का मतलब होता है सीरियस, जेंटल का मतलब नेक, माइल्ड का मतलब होता है कि जो थोड़ा सा ठंडा टाइप से हो, तो डियर का मतलब होगा जो यंग है, कॉस्टली है। अब देखो कैसे पेयर बना इसका। एक बात बताओ, जरूरी तो है नहीं कि हर खूबसूरत चीज महंगी हो, ऐसा तो है नहीं, लेकिन ये तो है कि हर जो महंगी चीज है वो अपने आप में खूबसूरत होगी। जैसे कोई भी खूबसूरत महंगी चीज उठा लो, तुम डायमंड उठाओ, बताओ कि प्यारा है कि नहीं। तुम उठा लो, कोई भी बड़ी गाड़ी उठा लो, रॉयल्स रॉयल उठा लो, महंगी नहीं है तो प्यारी है। इससे पेयर बना दिया तो एक्सपेंसिव का मतलब क्या हो जाएगा? डियर। आगे बढ़ो। डिवाइड एंटोनिम है। डिवाइड का देखो, डाई का मतलब होता है बांट देना दो चीजों में, तो डिवाइड का मतलब होता है बांटना। यूनाइट का मतलब होता है एक करना। स्प्लिट का मतलब अलग करना। ब्रेक का मतलब तोड़ देना। इनगल्फ का मतलब डुबा देना। तो क्या हो जाएगा? यूनाइट। डिवाइड मतलब बांटना, यूनाइट मतलब एक कर देना। ही ट्राइड टू माई रिंग। अब देखो स्टील, स्टील, स्टाइल और स्टील। देखो स्टील का मतलब होता है स्पात, जैसे आयरन वाला जो स्टील बनता है। स्टील का मतलब होता है तब, स्थिर है, जैसे स्टिल है ये। स्टाइल का मतलब होता है एक तरीका, वो स्टाइल STYL के जैसा है। स्टील का मतलब होता है चुराना। देखो क्लोज है कितना, थोड़ा सा तेज चल रहा हूं। अब देखो लिखा है क्या कि देखो ही है, बट नाउ है, इट इज है। अब इसमें से कम दो ऑप्शन को हटा दोगे तुम लोग, यानी ये शुरुआत नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि ही है यहां शुरू होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। दो ऑप्शन को मिटा दिए ना, ये गया ये गया। अब डी के बाद सी की डी के बाद ए देखते हैं। संजय इज माई बेस्ट प्लेयर। अब देखो, अब डी के बाद सी, इट इज बिकॉज ही हैड। संजय इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर, यानी मेरा फ्रेंड है। डी के बाद ए, तो ऑप्शन नंबर सी बनना है ना PQRS। दो ऑप्शन को जब चाहो तब मिटा दोगे। आओ अब देखो, बताओ जल्दी से। अब देखो ही से नहीं होना, ही से नहीं होना। अब या तो यहां से होगा या तो यहां से होगा। देयर भी एक सब्जेक्ट का काम करता ही है। सब्जेक्ट किससे शुरू होगा? सी से, क्योंकि ए से नहीं है, इसीलिए ये गया, सी से शुरू होगा। देयर वॉज मेनी टैलेंटेड पीपल इन एंशिएंट ग्रीस। अब देखो वन ऑफ देम, यानी क्या हो गया? सी के बाद ए कहां है? कोई डाउट किसी को? थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो। यहां पर है इनकैपेबल
टू पेइंग डेट्स, जो अपने कर्ज को चुका ना सके उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। ऑब्सोलेट मतलब पुराना, करप्ट का मतलब जो करप्शन से भरा हुआ है, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे खर्चा करता है, खर्चीला। कोई डाउट किसी को? चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई ब्रदर हु लिव इन दिल्ली हैज रिटन मी अ स्टोरी। ये है आरपी, रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले जैसा नाउन, इसके बाद वैसा वर्ब। हु से पहले ब्रदर सिंगुलर, तो हु के बाद प्लूरल होगा, तो लिव नहीं लिव्स करेंगे। कहां है हु? कोई डाउट किसी को? चलिए थैंक